हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट्स फॉर स्टॉक्स, जहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट देता हूँ, आपको गाइड भी करता हूँ। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज 30 अप्रैल शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो पहला तो बजाज फाइनेंस से रिलेटेड रहने वाला है कि पहला जो लेटेस्ट अपडेट है वो तो बजाज फाइनेंस से रहेगा, क्योंकि आज मॉर्निंग सेशन में आपने देखा होगा कि यहाँ पे शेयर में ना काफ़ी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। 5-6% का गिरावट देखने को मिला। एक्चुअली देखिए, बात यह है ना कि आप कोरोना के पहले वाला टाइम या इवन कोविड के भी अगर आप 1-2 साल बाद देखें ना, तो बजाज फाइनेंस का ना जो ग्रोथ रहता था ना, वो 30-40% हमेशा रहता था। तो बाजार को ना एक मतलब आदत सा लग गया है कि बजाज फाइनेंस से काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट का। लेकिन देखिए, अभी ये काफ़ी बड़ा कंपनी हो गया, 5-6 लाख करोड़ का ये कंपनी है। ओके, इतना बड़ा कंपनी होने का बाद ना मतलब ग्रोथ करना भी मुश्किल होता है। तो इसीलिए आपने पिछले क्वार्टर में देखा होगा कि ये कंपनी का अब जो ग्रोथ है ना, मतलब पहले जो 25-30% रहता था, वो बस 15 से 20% का ही ग्रोथ रह गया है। तो मेन कारण यही है कि अब ये कंपनी ना मतलब उतना ग्रोथ नहीं दिखा पा रहा है जितना कि उम्मीद रहता है। आप देख सकते हैं ये जो गिरने का कारण है, ये जीएम फाइनेंशियल्स का मानना है कि मॉडरेशन इन द ग्रोथ गाइडेंस। तो अब जो ग्रोथ इनका है ना, वो अब मतलब मॉडरेट होते जा रहा है। पहला जो हाई ग्रोथ वाला कंपनी था ये, वो अब ऐसा नहीं रहा बजाज फाइनेंस। ओके, क्योंकि अब काफ़ी बड़ी कंपनी हो चुकी है। और मैं किस तरह का ग्रोथ का मॉडरेशन का बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसेंटली मैनेजमेंट ने एक्चुअली कहा था कि इनका जो एयूएम रहेगा वो 25 से 27% ग्रो हो सकता है। लेकिन अब इन्होंने चेंज करके उसे 24 से 25% कर दिया। मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट में जो है मतलब जो मैनेजमेंट एसेट अंडर मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट है, उन्हें खुद ही लगता है कि अब ग्रोथ कमने वाला है। और अगर कुछ और भी बात करें तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, ओके, इसे भी इन्होंने कम करके पहले जो इन्होंने 21 से 23% बोला था, अब गाइडेंस कम करके 19 से 20% कर दिया है। तो ये सब कुछ रीज़न है कि ग्रोथ का जो गाइडेंस, फिर से रिटर्न ऑन इक्विटी का जो उसे भी जो कम कर दिया गया ना गाइडेंस। तो ये सब रीज़न है कि बजाज फाइनेंस में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। आप मोतीलाल ओसवाल को देखें तो इन्हें लगता नहीं है कि अभी कुछ खास रीज़न है बजाज फाइनेंस शेयर का मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर जाने का। तो इसीलिए इन्होंने जो है अपना पुराना जो टारगेट दिया था उसी पे मतलब कायम इन्होंने रखा है अपना टारगेट को। और मैं टारगेट आपको बताऊंगा, अभी कुछ और देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल का ये भी मानना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एयूएम जो रहेगा वो 25%, और जो पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी 25% रहने वाला है फाइनेंशियल ईयर 25 से 27 के बीच। ऐसा मतलब मोतीलाल ओसवाल का मानना है। और कुछ और भी मोतीलाल ओसवाल का टारगेट भी आपको दिखाए थे, तो इन्होंने 10,000 के करीब टारगेट दिया है। ओके, 10,000 का जो कि मार्च 27 वाला जो साल रहेगा, उस हिसाब से अगर बुक वैल्यू हिसाब से देखें तो 4.5 टाइम्स का बुक वैल्यू का इन्होंने वैल्यू मतलब स्टॉक को टारगेट दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। आपने अपने आज देखा होगा कि मार्केट ना मतलब देखिए मतलब स्टार्टिंग में हल्का सा नेगेटिव गया था, बट हाँ मोरलेस थ्रू आउट द डे मार्केट ना पॉजिटिव ही था। बट एट द एंड अचानक से एक सडन क्रैश आया। लास्ट का जो 3-4 मिनट या 5 मिनट अगर मैं मार्केट का बात करूँ ना, तो एक सडन क्रैश आया। तो उसका रीज़न एक्चुअली देखिए, ये इंडिया पाकिस्तान का ही जो टेंशन है, यही इसका रीज़न है। ओके, एक्चुअली अभी ना मतलब मैं आज ही सुबह से बात कर रहा हूँ। आज सुबह से एक्चुअली कंटिन्यूसली न्यूज़ आ रहा था कि पाकिस्तान के कुछ मिनिस्टर कह रहे थे कि कोई मिनिस्टर कह रहा था इंडिया 12 घंटे में अटैक करेगा, कोई कह रहा था 24 घंटे में अटैक करने वाला है इंडिया, कोई कह रहा था 36 घंटे में इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है। तो ये जो टेंशन है ना, यही एक्चुअली आज मार्केट को मतलब नीचे ले जाने में काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट रोल निभाया। और लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखिए, ये हमारे एशियन कंट्रीज़ में ना यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह वार नहीं होता। आप देखे होंगे कि अभी जो रशिया यूक्रेन का जो वार है, 3-3 साल तक मतलब वार चलते रहता है। लेकिन हमारा जो वार इतना प्रोलॉन्ग वार या इतना ख़तरनाक वार नहीं होता। तो आपको वार के वजह से, टेंशन के वजह से अगर आपको बाज़ार में थोड़ा भी डिप मिले तो आप मतलब अच्छा शेयर खरीद सकते हैं। ओके, वो सब अभी रिसेंटली एक्चुअली पाकिस्तान के एक नेता ने कहा था कि ये हम इंडिया की और 130 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स मतलब टारगेट करके है। लेकिन ये सब बस कहने की बात है। अगर 130 न्यूक्लियर मिसाइल सच में अगर पाकिस्तान में आए ना, तो पाकिस्तान खुद भी बर्बाद हो जाएगा। ओके, क्योंकि उसका जो रेडिएशन होता है, उसका जो इफेक्ट होता है, चाइना भी इवन बर्बाद हो जाएगा। तो ये बात है, ये सब बस कहने का बात है। एक्चुअली में देखिए उतना कुछ होगा नहीं। ओके, और उनका हिम्मत भी नहीं है ओके पाकिस्तान का इतना कुछ करने का। जो आदमी सोसाइटी का सबसे लोअर लेवल पे, वो अगर बड़े बड़े बात कहे तो ऐसा कुछ थोड़ी होता है। पर कहने को कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन होता नहीं है। नेक्स्ट एक और Q4 रिजल्ट पे आते हैं।
तो नेक्स्ट JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इनका भी आज रिजल्ट था। तो Q4 में इन्होंने ना 57% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। ओके, और 57% प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ के कितना 516 करोड़ आया है। लास्ट ईयर अगर इसी क्वार्टर में बात करें ना, फोर्थ क्वार्टर में, तो इनका प्रॉफिट 329 करोड़ था, तो वो अभी बढ़ के जो है 516 करोड़ हो गया है। और थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं ये रिजल्ट को। अगर रेवेन्यू का बात करें तो रेवेन्यू आप देख सकते हैं 1372 करोड़ आया है, जो कि 14% बढ़ गया है। ओके, रेवेन्यू पिछले साल जो था ये, ओके पिछले साल का एक्चुअली यहाँ पे रेवेन्यू नहीं दिया। ओके, बट हाँ EBITDA दिया है कि EBITDA जो है वो 730 करोड़ बढ़ गया है, और EBITDA कितना 7% ईयर ऑन ईयर राइज किया है। तो ये था JSW इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड रिजल्ट। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा इंडियन एयरलाइंस कंपनी पे। तो इंडियन एयरलाइंस कंपनी को देखिए, अभी तो जो रिसेंटली जो टेंशन इंडिया पाकिस्तान के बीच हो रहा है, तो इसके वजह से पाकिस्तान ने जो है अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। तो इसके वजह से ये एक एस्टीमेट है कि इंडियन जो एयरलाइंस है उन्हें 77 करोड़ पर वीक इन्हें लॉस होगा। लॉस नहीं, मतलब इनका खर्चा बढ़ जाएगा। ओके, क्योंकि अब हमें ज़्यादा लंबा रूट लेके हमारे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को दूसरे यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज़ में जाना पड़ता है। तो ये देखिए 77 करोड़ वीक के हिसाब से तो बहुत कम आपको लग रहा है, लेकिन अब अगर आप एक क्वार्टर का हिसाब से देखें ना, तो एक क्वार्टर में 12 से 13 वीक होता है। ओके, तो उस हिसाब से अगर 77 इंटू आप अगर 13 करके देखें ना, तो ऑलमोस्ट इंटू अगर 13 करके देखें तो आपका ऑलमोस्ट ना ये 1000 करोड़ के करीब में हो जाता है। ओके, 77 इंटू 13 आप करेंगे तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के करीब में आपका आ जाता है। तो मतलब हमारे इंडियन एयरलाइंस का बेसिकली आप खर्चा जो है ना वो 1000 करोड़ से बढ़ने वाला है। तो इससे इनका प्रॉफिट मार्जिन पे ऑफकोर्स अब थोड़ा डेंट आएगा। ओके, मे बी आने वाले कुछ क्वार्टर में। ऐसा नहीं कि देखिए ये परमानेंटली होता है, इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद किया, लेकिन फिर बाद में जब आदमी लोग जब मतलब ये जो टेंशन है बॉर्डर पे ये जब ख़त्म हो जाता है ना, तो सब कोई भूल के फिर से नॉर्मल सर्विसेज शुरू हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो ओके, ये एक्चुअली उसी न्यूज़ के बारे में जो मैंने आपको बताया कि 77 करोड़ जो है खर्चा बढ़ने वाला है, और 1.5 घंटा का फ़्लाइट का टाइम भी बढ़ने वाला है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, आज एक मतलब काफ़ी शॉकिंग सा न्यूज़ है कि अमेरिका का जो Q1, देखिए हमारा यहाँ पे जनवरी टू मार्च इसे Q4 कहते हैं, बट अमेरिकन लोग इसे Q1 कहते हैं। तो अमेरिका का रिसेंटली Q1 का डेटा आया GDP का, और बहुत ही शॉकिंग था कि यहाँ पे इनका GDP ना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, GDP कम हो गया। ओके, नेगेटिव में मतलब चल गया है। ओके, GDP 0.3% से इनका GDP कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ओके, तो ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। आप ये न्यूज़ को थोड़ा और डिटेल्स में कवर करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर GDP डिक्लाइन 0.3% रेट। ओके, जो कि पिछले क्वार्टर में मतलब जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला क्वार्टर बना उस समय US का GDP बढ़ा था 2.4%। ओके, लेकिन इस क्वार्टर में काफ़ी अलग चीज़ हो गया, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुआ, और ये इसलिए हुआ क्योंकि ट्रम्प टैरिफ के वजह से ना अमेरिकन ने एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था। ओके, तो ये जो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना शुरू किया ना, आप देख सकते हैं 41% सर्ज इन इम्पोर्ट्स। तो अगर कोई भी कंट्री अगर इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करती है लेकिन एक्सपोर्ट उतना नहीं बढ़ोतरी होता, तो उससे क्या होगा, उससे तो मतलब कंट्री का इकोनॉमी ख़राब हो गई। तो वही हुआ है कि मतलब इनका GDP जो है वो 0.3% से कम गया। ओके, कुछ और भी रीज़न है, सिर्फ ये अकेला रीज़न नहीं है। इस रीज़न के वजह से तो एक्चुअली US डॉलर भी थोड़ा भी ठंडा पड़ा हुआ है। ओके, और कुछ और रीज़न है कि ये जो इलोन मस्क, तो ये साहब जो डोज वाला जो डिपार्टमेंट चलाते हैं ना, तो उनका तो काम ही है कि मतलब US गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर को कम करना। तो ये जो एक्सपेंडिचर ये जो खर्चे कम किए जा रहे हैं ना, इनका भी GDP पे अगर मतलब थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसीलिए आज एक्चुअली डाउ जोन्स खुलते ही एक्चुअली आज तो ऑलमोस्ट 39,000 के भी करीब चला गया था, बट हाँ फिर थोड़ा रिबाउंड आया। ये करीब 10 बजे का मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, अभी पता नहीं, अभी आप जब देख रहे होंगे तब तक सब कुछ चेंज हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एक और रिटेल सेक्टर का कंपनी, मिड कैप कंपनी में कहूँगा विशाल मेगा मार्ट। तो कल मैंने इसका रिजल्ट कवर किया था, अगर आप नहीं देखे तो आप जाके एक बार देख सकते हैं वो वीडियो। तो इनका रिजल्ट काफ़ी बम्पर मतलब इन्होंने रिजल्ट पोस्ट किया था, तो इसीलिए आज शेयर में ना 10% का अपर सर्किट ही लग गया। एक बार रिजल्ट को शॉर्ट में मैं आपको बता ही देता हूँ। ओके, तो कंपनी ने ना बेसिकली 88% प्रॉफिट में बढ़ोतरी दिखाया था। ओके, 88% इनका प्रॉफिट बढ़ा था, और इनका अगर रेवेन्यू देखा जाए तो वो 23% से इनका रेवेन्यू बढ़ा था। तो डिसेंट रिजल्ट है, अच्छा कंपनी है। ओके, मुझे लगता है कि ये काफ़ी हाई ग्रोथ करने वाली है ये कंपनी। डी मार्ट भी देखिए एक रिटेल
कंपनी से। बट हाँ, ये जो कंपनी डी मार्ट, ये लोग इतना बड़ा हो गया ना कि अब मतलब इनका ग्रोथ थोड़ा थोड़ा बहुत स्लो पड़ गया, लेकिन ये कंपनी में पोटेंशियल है मतलब लॉन्ग टर्म में अभी भी अच्छा ग्रोथ दिखाने का। नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन रुपीज़। तो आज फिर से इंडियन रुपीज़ का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस, जो इंडियन रुपीज़ बीच में 88 रुपया पे चला गया था, ओके, $1 = 88, वहाँ से अभी रिकवर करके 84.65 पे आ गया है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट एथर एनर्जी जो IPO था, तो आज अच्छा न्यूज़, एटलीस्ट मैं बोलूँगा कोई बहुत अच्छा न्यूज़ नहीं, बट एटलीस्ट बुरा न्यूज़ तो ये नहीं था, बुरा न्यूज़ से बचा दिया। ये न्यूज़ ये है कि मतलब यहाँ पे फुली सब्सक्राइब हो गया IPO के। रिटेल कोटा ने सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया, ऑलमोस्ट 2 गुना। उसके बाद QIBs ने भी 2.5 गुना सब्सक्राइब किया। तो इसका जो लिस्टिंग है ना, वो थोड़ा रिस्की हो सकता है, मे बी लिस्टिंग जो है वो नेगेटिव में भी हो जाए, लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट FII DIA डेटा पे आते हैं। तो आज देखिए, आज FII ने काफ़ी मतलब ना के बराबर ही कुछ खरीदा है, ओके। तो मे भी देखा जाए अब आगे आने वाले समय में क्या होता है। FII ने पिछले कुछ आई थिंक 1 और 2 वीक से तो अच्छा डिसेंट बाइंग किया है, ओके। अब आगे आने वाला, और आज जो इतना जो फ्लैट जो ये जो नंबर्स है ना, ये देख के मुझे लग रहा है कि पता नहीं कि कहीं फिर से ये सेलिंग ही ना शुरू कर दें। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों रिलेटेड है सोना BLW से। तो इनका अगर रेवेन्यू देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू 2% कम होकर 864 करोड़ आया, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में कितना था, 884 करोड़। अगर EBITDA भी देखें तो वो भी काफ़ी कम आया, 6% कम होकर 231 करोड़ पे आया, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में ऑलमोस्ट 247 करोड़ का था। तो अगर मतलब रेवेन्यू और EBITDA के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिजल्ट तो देखिए थोड़ा नेगेटिव ही है, हाँ। लेकिन अच्छा बात है नेट प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट 11% बढ़ के 163 करोड़ आया, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 148 करोड़ था। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, ओके। क्या कैच है मैं आपको बताता हूँ। ये जो नेट प्रॉफिट आपने जो देखा ना 11% बढ़ा, ये एक्चुअली बढ़ा है अदर इनकम के वजह से, ओके। अदर इनकम में अगर आप देखें, ये देखिए ये अदर इनकम है, ये पिछले साल देखिए इसी क्वार्टर में कितना था अदर इनकम, 9 करोड़ में था, ओके, सिर्फ 9 करोड़। और अगर इस साल का मैं अदर इनकम का बात करूँ ना, तो ये 9 करोड़, पिछले साल जो 9 करोड़ था वो बढ़ के 53 करोड़ हो गया इस साल। तो अदर इनकम्स को ना देखिए, एक्चुअली अदर इनकम्स को ना इन्वेस्टर्स मतलब उतना चीयर अप नहीं करते, ओके। उस पर मतलब इन्वेस्टर्स का उतना भरोसा होता नहीं है, ओके। मतलब ये तो क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है, ओके। तो मतलब आपको प्रॉफिट दिख सकता है कि हाँ ठीक ठाक बढ़ा है 11%, लेकिन याद रखिएगा वो अदर इनकम के वजह से बढ़ा है। नेक्स्ट आते हैं बंधन बैंक के रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों बंधन बैंक का अगर रिजल्ट का मैं बात करूँ ना, तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो कि मेन सबसे पहले देखा था एक कंपनी का, वो ईयर ऑन ईयर 4% डिक्लाइन करके 2756 करोड़ पे आया, जो कि पिछले क्वार्टर इसी साल में 2800 ऑलमोस्ट 60 करोड़ का था। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम डाउन है, तो ये एक नेगेटिव मैं बोलूँगा। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि कंपनी का ना प्रोविजनिंग मतलब अच्छा है, अच्छा से मतलब कम हुआ है। जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1774 करोड़ का प्रोविजनिंग था ना, वो कम होकर 1260 करोड़ का प्रोविजनिंग हुआ है। तो इसके वजह से एक्चुअली कंपनी का जो प्रॉफिट है ना, उसमें आपको दमदार मतलब नंबर देखने को मिलेंगे। पिछले साल इसी क्वार्टर में जो 55 करोड़ का प्रॉफिट है वो बढ़ के 318 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो ये एक्चुअली प्रोविजनिंग का ही वैसे मेन हुआ है। और अगर NPA का बात करें तो देखिए NPA में कंपनी ने काफ़ी मतलब NPA और काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस में कहूँगा NPA के पॉइंट ऑफ व्यू से 4.71% हो गया, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में कितना था 3.84, और पिछले क्वार्टर में था 4.68। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर दोनों पे कंपनी ने काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस किया है NPA में। तो आई थिंक ये मैं तो इसे देखिए थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट, थोड़ा नेगेटिव ही मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम भी कमा, NPA भी बढ़ गया, ओके। प्रोविजनिंग बस एक ठीक ठाक कंपनी ने करके प्रॉफिट अच्छा दर्ज किया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।